Hello everyone, my name is Ayush Misra and I have secured All India rank 46. Hello everyone, my name is Suryanshi Nigam. I secured All India rank 51. Hello everyone, my name is Ahmad Hussain and I secured AIR 241. Hello everyone, my name is Aman Pandey and I have secured AIR 589. हाय गाइस, मेरा नाम दिशान विश्वकर्मा है एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 622 आई है. Hello everyone, my name is Shikha Yadav. I secured OAR 452. Hello everyone, my name is Ekta Singh and I secured AIR of 1572. Hello everyone, good evening. My name is Saurabh Dubey and I secured All India rank 273. Hello, my name is Anurag and I have secured All India rank 504. My name is Pranjal Nimbodia and I secured 665 rank in GATE 2025. क्या तुम लोग ताली नहीं बजाओगे? देखो काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कुछ लोग हैं जो यहाँ आसपास में थे जो आ सकते थे वो लोग आए हैं. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं. ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन स्टूडेंट भी है, टेस्ट सीरीज में भी, हर जगह काफ़ी अच्छा जिल का रहा है परफॉर्मेंस. और एक चीज़ अनुभव किया, जिसने अपना बेस्ट दिया है, प्रयास किया है, आखिरी तक लगा रहा, सब अच्छे जगह जा रहे हैं. अभी आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं और ये लोग अपना एक्सपीरियंस भी सुनाएंगे कि किस तरह की चीज़ें इन्होंने गलतियां की, क्या इसने ऐसा चीज़ था जो कर लेते तो और अच्छा होता, तो वो चीज़ आपसे शेयर करेंगे. उस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो. या क्या ऐसा स्ट्रेटजी था जो इन लोगों को फ़ायदा हुआ गेट में अच्छे रैंक लाने में, तो वो चीज़ें अगर आपको सूट करता हो तो आप उसे अपना सकते हो. और आपके पास जो पढ़ाई में जो चैलेंजेज आ रहे हैं, है ना, चाहे टेस्ट में हो, बुकलेट सॉल्व करने में हो या कंसेप्ट समझने में हो, तो उस चीज़ को कैसे डील करें, या इन्होंने क्या टाइम मैनेजमेंट रखा, क्या स्ट्रेटजी रखा, ये सारी चीज़ें आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, अभी पूछ सकते हैं. साथ में जब आप यहाँ अभी बैठे हैं, मैं भी इस तरह से यहाँ बैठा था, कभी ये लोग भी ऐसे बैठे थे, इनके सीनियर यहाँ थे, तो एक ये भी इस आज का दिन ऐसा है कि आज के दिन हम एक संकल्प ले सकते हैं कि यस, एक दिन मुझे यहाँ खड़ा होना है और फिर हम अपने जूनियर को हम बता पाएँ तो हमारी पढ़ाई केवल हमारे लिए नहीं है, कई सारे लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है. तो कुछ इस तरह से पढ़ाई करना है. तो ये भी आज का दिन एक विशेष दिन है जो आप अपने मन में संकल्प ले सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें के साथ मैं एक एक करके बोलूँगा. अभी सबसे पहले मैं आयुष से स्टार्ट करता हूँ, तो आप आयुष से प्रश्न पूछिए और एक एक करके सब आप लोग माइक ट्रांसफ़र करते रहेंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है. तो आप पूछ सकते हैं और कुछ आप अपना एक्सपीरियंस भी सुना सकते हैं. तो पहले एक्सपीरियंस सुना दीजिए, देन ठीक है. So, hello guys, my name is Saurabh and as I already mentioned that I got All India rank 273. So I prepared 1 year as an offline student here in GATE Edzil. I joined GATE Edzil on 10th of Feb 2024. एक साल की मेहनत है और मैं भी कल वहीं बैठा था, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो वो सिर्फ मेहनत का फल है. और सिर्फ जिल फॉलो की है मैंने. सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें होती है वही सही करना है. मैम के लेक्चर्स ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ नोट्स बिल्कुल अच्छे से बनाना है. उसके बाद बेसिक बुकलेट, टेस्ट सीरीज़, अपने जो टॉपिक टेस्ट हो गए, फुल टेस्ट हो गए, उनका अच्छे से एनालिसिस. और बस इसके अलावा कुछ फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो. और कभी भी गिव अप नहीं करना है. काफ़ी टाइम ऐसा लगेगा कि प्लेसमेंट भी चल रहे हैं, कंपनियां भी आ रही हैं, दोस्तों का भी प्लेसमेंट हो रहा है, बट तुम ये सोचो अब तुम कॉलेज लेवल पे कॉम्पीट नहीं कर रहे हो, तुम नेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हो. नेशनल लेवल से तुम्हारा कंपटीशन है. ज़्यादा पढ़ो, बस यही एक मोटिवेशन है. बाकी और कुछ डाउट्स हो तो आप. देखो, सौरभ ने ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से एंडिंग का सारा चीज़ कवर किया है. अब आपको इसमें से जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी मन में प्रश्न आ रहे, आप पूछ सकते हैं. बहुत अच्छे से इन्होंने फील किया उस चीज़ को, इन्होंने इसको जिया है, ये बेस्ट तरीके से आपको बता पाएंगे. तो पूछिए, है किसी के मन में कोई प्रश्न? यस. वो एक माइक और है क्या? चल जाएगा, थोड़ा जोर से बोलो. तो इनका क्वेश्चन है कि क्या स्ट्रेटजी रही, आप स्ट्रेटजी बता सकते हैं. स्ट्रेटजी जैसा अभी मैंने मेंशन भी किया था, बेसिक चीज़ें ही सही करना है हमें, बेसिक चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है. मैम के लेक्चर्स अच्छे से देखना है, उसके नोट्स बनाना है, रिवीजन जितनी बार हो सके इतनी बार करो. ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि कितना रिवीजन करना है, क्योंकि एट द एंड जब 12 सब्जेक्ट आपके दिमाग में जाएंगे तो बहुत खिचड़ी बनती है. सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर तभी होंगे जब पूरे कॉन्सेप्ट
अच्छे से तुम्हें याद हैं। तो रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने काफ़ी बार भी किया था। और बस अपनी टेस्ट सीरीज अच्छे से फॉलो करना है। और उसमें मैं क्या करता था, बेसिक बुकलेट से जो भी सीखने को मिला मैं नोट्स में एड ऑन कर लेता था। टॉपिक टेस्ट से, फुल टेस्ट से, राउंड टेस्ट से जो भी सीखने को मिला नोट्स में एड ऑन करते जाओ। एटलीस्ट मैं तो ये करता था। तो जब एंड का टाइम था तो मेरे पास ऐसा नहीं था कि मुझे 10-15 जगह अलग अलग क्या क्या पढ़ना है। सिर्फ एक नोट्स की कॉपी है, उसी को पढ़ना है, उसमें ही सारी चीज़ें हैं। तो ये था। बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बट उन सारी प्रॉब्लम्स का अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है, ज़्यादा पढ़ो। अब कभी कभी तो 10-10 घंटे भी पढ़ो, जब कॉलेज का कुछ लफड़ा नहीं है। कॉलेज का लफड़ा हो तो फिर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, बाकी ज़्यादा पढ़ो। ये अल्टीमेट टिप है। मैम भी बोलते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उसकी रैंक हमेशा आती है। गेट एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें अगर मेहनत करी है तो रिजल्ट आएगा। ये देखो सौरभ कहाँ से, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। यस। देखो सौरभ की जो पढ़ाई है ना, मतलब आप सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, इन्होंने पूरा एफर्ट डाला है एकदम स्टार्टिंग से, और इस तरह से डाला है कि मतलब आपको ये लगेगा कि जैसे कोई बहुत हाईली स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, अलग है, ऐसा नहीं है। इन्होंने एकदम बिल्कुल ये तुम बता सकते हो तुमने जो अनुभव किया था उसको। अब जैसा तुमको पता चली गया है कि मेरा कॉलेज उज्जैन में था, और गेट प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ इंदौर शिफ्ट हुआ था मधु मिलन पे ही। तो कॉलेज में हमारे अटेंडेंस का तो इतना लफड़ा नहीं था, पर फिर भी कभी कभी तो जाना पड़ता था कुछ अटेंडेंस लगाने, MST1 MST2 इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स। तो मैं सुबह 8 बजे रूम से निकलता था और रात की 10 बजे आता था। अब ऐसे में तुम सोचोगे फिर प्रिपरेशन का टाइम कहाँ से निकलता था। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेरे पास 4 घंटे थे, 2 घंटे उज्जैन जाने के, 2 घंटे उधर आने के। तो उन 4 घंटे को भी मैं यूटिलाइज करके वहाँ से टाइम निकालता था रिवीजन वगैरह के लिए। देखो मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, हम लोग उस जमाने के नहीं कि ऋषि मुनि बोलते थे, सुनते थे, याद हो जाता है। सबके पास कॉपी है, पेन है, मोबाइल भी है, कुछ पॉइंट्स मिल रहा है तो उसे नोट करो। मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं जो नोट्स कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको फायदा होने वाला है। यहीं से सीखेंगे, वो आपके लाइफ में काम आएगा। कई बार हमने चर्चा भी किया था कि अपना मिस्टेक का नोट्स बनाओ, पर मुझे शायद ही कोई स्टूडेंट मिला है, 1-2 लोग जो नोट्स अभी बना रहे हैं। नहीं तो टेस्ट या तो दे ही नहीं रहे, दे रहे हैं तो नोट्स भी नहीं बना रहे। उन्होंने बताया कि हर टेस्ट से सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अभी आपके मन में और किसी के मन में प्रश्न है, पूछ सकते हैं। अभी ये सूर्यांशी कुछ बताना चाहते हैं, अपना अनुभव बताओ। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो जैसे सौरभ ने बोला सेम है, बट मैं उसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि यहाँ पे लोग डाउट नहीं पूछते हैं। तो वो मुझे सबसे मतलब लगता है कि देखो जो पढ़ रहा है उसको डाउट तो डेफिनेटली आते हैं। आप बहुत बेसिक पढ़ रहे हो तो पहले आपको बहुत मतलब अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप बेसिक पे ध्यान दो, और मतलब पहले इनिशियली बेसिक बहुत अच्छा करो, क्योंकि लाइक जो फर्स्ट पार्ट मतलब जैसे सेट 1 आया था, वो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप भी अंडर 100 आ सकते हो। आप एकदम एडवांस पे मत जाओ, और छोटे से छोटा डाउट भले वो बहुत सिली हो, लाइक कुछ भी हो सकता है। बहुत मतलब मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि यार ये डाउट मैं पूछूंगी तब कोई क्या सोचेगा, वो हमको सोचना ही नहीं है। लाइक हमने कोचिंग की फीस भरी है तो हमको उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। तो बस यही है। मतलब आप अपने पैसे वसूल करो, पूरा करो। हम गाली कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा गाली यहाँ से आई है। मतलब मैंने तो इस पैसे दिए मम्मी पापा की मेहनत के पैसे, आप वसूल कीजिए हमसे। मतलब इस साल लाइक मैंने मतलब परेशान किया, मतलब लिटरली आशीष सर, बसंत सर या कोई भी मेंटर्स भी जो भी होते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डाउट पूछती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मिस्टेक सबसे बड़ी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी शर्म में रह जाते हैं कि यार ये तो उसको आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है, मैं पूछूंगा तो वो क्या सोचेगा। अरे साइड वाला क्या सोचेगा वो हमको सोचना ही नहीं है। हमको अपनी प्रिपरेशन करनी है, हम अच्छे कॉलेज में जाएंगे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बस बाकी प्रिपरेशन लाइक सेम थी, कंसिस्टेंसी तो सबको रखनी है। लाइक दिन में 2 घंटे पढ़ो, मूड तो किसी का कभी नहीं होता। लाइक ब्रेक सबके जीवन में आता है कि चलो 1 हफ्ते बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हुई, तो 1 हफ्ते के बाद अगर नहीं होती है तो 2 घंटे से चालू करो कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा। भाई मैं कॉपी उठा के रिविजन ही करूँगी, पर मैं पढ़ूंगी। तो वो बस ये है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। उसके अलावा बस यही है, और पॉजिटिव माइंड से। लाइक सौरभ और सौरभ का जो ग्रुप था ना, वो ऐसा था कि यार नहीं कुछ भी ये कर लेंगे, वो बहुत पॉजिटिव ग्रुप था।
तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब हाँ पॉजिटिव माइंडसेट ज़रूरी है. सेल्फ डाउट सबको आता है कि यार लोगों का प्लेसमेंट हो गया. लाइक मैं 2024 पास आउट हूँ, तो मुझे मतलब ऐसा था कि बहुत मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल्स में सबका हो चुका है प्लेसमेंट, मेरा भी प्लेसमेंट हो गया था. बट एट दैट पॉइंट मैंने वो चीज़ छोड़ी, क्योंकि मुझे ये था कि यार पहले मतलब 4th ईयर में भी मैंने प्रेप किया, तो मुझे करना है. मुझे पता था कि मतलब यहाँ से जहाँ भी जाऊँगी वो अच्छा ही जाऊँगी. तो ये है कि क्लियर माइंडसेट खुद को रखना है और पॉजिटिव माइंडसेट कि कुछ भी कर लूँगे हो ही जाएगा, अच्छा ही होगा अपने साथ. देखो इतना विश्वास होना चाहिए, है ना. देखो कहाँ से, ये 2 चीज़ क्लियर होना चाहिए. पहला हम कहाँ पे आए हैं और किस उद्देश्य के लिए आए हैं. कितने पूरे इंदौर में इतने इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, केवल इंदौर के स्टूडेंट यहाँ नहीं जुड़े हैं, बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं, देख रहे हो उज्जैन से आ रहे हैं और भी दूर से आ रहे बच्चे. तो कितने कम बच्चे सोचते गेट के लिए, उसमें से हम हैं. और गेटेड जील एक ऐसा कोचिंग है जो पिछले 25 सालों से इतना अच्छा रैंक ला रहे हैं. तो एक तो विश्वास होना चाहिए. मैम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, मैम के पढ़ाने का हर जगह चर्चा है. तो इसीलिए आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि जब हमारे पास सारे रिसोर्सेस अच्छा है तो बस किसको अच्छा करना है, स्वयं को. तो क्यों ना थोड़ा सा एफर्ट हम लगा दिया जाए, है कि नहीं. देखो 900 मान लो गेट और आपके बीच में 1000 कदम का डिस्टेंस है, तो 999 कदम तो गेट वाले खींच लेंगे, कोचिंग आपको करवा देंगे सारा काम. बस एक कदम आपको करना. कौन सा, कौन बताओगे. एक कदम आपको आगे बढ़ना. 999 कोचिंग खुद करवा लेगा, आपको IIT पहुंचा देगा. वो कौन सा कदम है, कौन बताएंगे. इच्छा का, कि करना है, करना है. एक बार मन में ये रख लो कि यस करना. यही वाला लाइन, पूरे पैसे वसूल करना है. अब आयुष बताएंगे, देन आप बताइए कि आपके मन में क्या किस तरह के थॉट चल रहे थे. गेट के प्रिपरेशन हो रहा है, बहुत तरह के मन में विचार आता है, होगा नहीं होगा, बहुत अलग अलग चीज़ें चलती हैं. और ऐसे कई सारे बच्चों के मन में ये चीज़ चलते हैं. तो आप इस तरह के से कैसे बाहर निकलते थे. मुझे तो सर आप थे मोटिवेट करने के लिए. मतलब जब कभी ऐसे सेल्फ डाउट्स आते थे तो आपके पास ही मैं आ जाता था कि सर मुझे तो मुझे ये था कि ये सर और मैम लोग जो बोल रहे हैं मुझे बस वो करना है. मतलब मुझे एक बात याद है कि आशीष सर एक बार सबकी रैंक लिख रहे थे कि किसकी कितनी आएगी, किसकी कितनी आएगी. मेरे से पूछा तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितनी रैंक लानी है. तो मैंने बोला मैं तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आप बता दो कि कितनी रैंक मैं लाऊं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मैं वो सब करूँगा. तो एक मेरा डिटर्मिनेशन थी कि IIT में जाना है. उसके लिए यहाँ पे जो भी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक बेसिक सीट्स प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे वो सारी सॉल्व करनी है. उसके बाद टेस्ट सीरीज सारी टाइम पे देनी है. उसके बाद एडवांस बुकलेट्स भी ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो नहीं करनी है, बट मेरा ये था कि सेकंड मेरे लिए कुछ ऑप्शन था ही नहीं. तो मैंने कहा ये भी करूँगा. मतलब मेरे को अपने आप के लिए कोई एक रीज़न नहीं छोड़ना है कि मैंने ये नहीं पढ़ा इसलिए मेरी रैंक नहीं आई. तो आप सभी के लिए यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज टाइम पे दो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो हम टेस्ट सीरीज नहीं देंगे. मैं यहाँ साल भर मेंटर था, मेरे मार्क्स किसी को दिखते नहीं थे, बट मेरे मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आते थे. तो एक मेरे साथ पॉजिटिव चीज़ ये थी कि मैं टेस्ट सीरीज हमेशा टाइम पे देता था और टेंशन बिल्कुल नहीं रहती थी कि मार्क्स कम भी आएंगे तो किसी को पता नहीं चल रहा है. तो जिसके भी मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव चीज़ ले सकता है कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं बट हमें टेस्ट सीरीज टाइम से देना है. गेट एग्जाम में हमारे मार्क्स अपने आप अच्छे आ जाएंगे. बहुत अच्छा पॉइंट है, लिख लो इसको, टेस्ट सीरीज टाइम पे देना है. अच्छा मेरे पास एक ऐसा एक्सेस है, सर को भी पता होगा, कि मैं सबका नाम भी देख सकता हूँ और कौन से टेस्ट दिए, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं. तो कोई मुझसे छुप नहीं सकते हो. मुझे दिखता है किस टेस्ट में कितने लोगों ने कितने टेस्ट दिए. तो मेरा रिक्वेस्ट है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ रहे आप आके डिस्कस करो, क्या दिक्कत आ रही, टाइम से क्यों नहीं टेस्ट दे पा रहे. हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस है, हम लोग चर्चा करेंगे. कुछ जितने लोग यहाँ पे फैकल्टी है, मेंटर है, चर्चा कर सकते हैं. टेस्ट टाइम पे देना, इस पॉइंट को सीरियसली डबल स्टार ट्रिपल स्टार करके लिखो. अब टेस्ट को कैसे देना है ये बताएंगे आपको. नाम के साथ बता. यस सर. अहमद हुसैन AIR 241 थी. तो बेसिकली एक बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि मोटिवेशन कैसे बना कर रखें पूरे साल भर. तो आप लोग यहाँ पे आए हो तो ये सोच के आए होगे कि आप लोग ये सोच के आए होगे कि आप लोग कुछ बेटर डिजर्व करते हो. मतलब जेई में आप लोग मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अपन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन आप सोचते रहते हो कि और अच्छा हमें कर सकते हैं लाइफ में, हमें डिजर्व करते हैं और अच्छी चीज़, इसलिए अपन सब यहाँ पे आए हैं. मेरा भी माइंड सेट यही था. मैंने मतलब 4 साल जो मेरा कॉलेज था, मैं भी 2024 का पास आउट हूँ. प्लेसमेंट की पूरी तैयारी करी, वेब डेवलपमेंट भी सीखा, लेकिन दिमाग का कचरा हो गया कि करूँ क्या भाई, समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से गाइडेंस ही नहीं मिल रहा है. तो फिर मैंने सोचा अच्छे से टाइम देके 2024 का भी मैं ऐसे ही दे दूंगा पेपर, लेकिन मेन टारगेट 2025 का ही रखूँगा. तो मेरे साथ
थोड़ा मैंने यहाँ पे आके जुलाई 2023 में एडमिशन लिया था बेसिकली। तो उसके बाद मैं पढ़ ही नहीं पाया था क्योंकि थोड़ा फैमिली ट्रेजेडी हो गई थी, तो मैं उसका फॉर्म भी नहीं भर पाया था 2024 एग्ज़ाम का। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मतलब मैं थोड़ा एंटिक केस हो गया बिल्कुल मेरा। लेकिन फिर मैं वापस आया सर के पास, तो मैंने फिर एडमिशन लिया वापस से 2025 के लिए। तो उन्होंने एनरोल कर दिया मुझे। फिर मैं पूरा अच्छे से सीक्वेंस वाइज सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते गया। जो मैंने 1-2 सब्जेक्ट पहले पढ़े थे उनको भी मैं पढ़ते गया। और इसी टाइप से मतलब आपके पास कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए और मोटिवेशन रहना चाहिए कि मतलब लगातार मोटिवेशन रहना चाहिए। मेरे पास तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ये था कि मैं कर सकता हूँ ये, और मैं बेटर डिज़र्व करता हूँ, तो मैं करता रहूँगा जब तक मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मैं करता रहूँगा। और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरा। वो सर बोल रहे थे कि टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता देना। तो टेस्ट सीरीज़ बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहते हैं पहले वो होते हैं, फिर राउंड टेस्ट होते हैं जो कि पर्टिकुलर टेस्ट का फुल टेस्ट होता है ना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फुल सिलेबस आता है उसमें। फिर उसके बाद फुल सिलेबस का टेस्ट आते हैं। ये 3 अपने ना टाइप के टेस्ट होते हैं टेस्ट सीरीज़ में। तो जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज में भी टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, उसमें थोड़े रिलेटिवली आसान लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर उसमें मार्क्स ना आए आप लोग के, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भी कभी 5 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कुछ सब्जेक्ट में तो 5 मार्क्स आ रहे थे मेरे 50 में से आउट ऑफ। लेकिन मैं सोच रहा था कि इतने कम आ रहे हैं, लेकिन फिर अगले टेस्ट में मेरे आ गए अच्छे मार्क्स। ऐसे ही होता था। और एंड टाइम पे दिसंबर के टाइम पे ऐसा हुआ मेरे साथ कि एक फुल टेस्ट दिया मैंने, मॉक टेस्ट, उसमें मेरे सिर्फ 45 मार्क्स आए। मैं सोच रहा बड़ा डिप्रेशन में चले गया मैं 3-4 दिन तो, कि मैं क्या करूँ अब। लेकिन फिर मैंने देखा कि थोड़ा मस्ती कर लेते हैं 2-3 दिन दोस्तों के साथ, पार्टी वार्टी कर लेते हैं अच्छे से, फिर वापस से अच्छे से रिवीजन पे आएंगे। और ये बिल्कुल जनवरी आने वाला था, 1 महीना बचा है गेट एग्ज़ाम का। फिर मैंने अच्छे से एक और एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे 76 मार्क्स आए। तो फिर मैं थोड़ा अच्छा लगा मुझे। और फिर मैं बार बार फिर रिवीजन करता रहा। और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैम स्टेप्स इसकी मैं बता देता हूँ प्रिपरेशन की क्या है। सबसे पहले मैम को फॉलो कर लो, वो आपको पूरे नोट्स बनवाएंगी। नोट्स में कुछ भी मिस नहीं हो, अगर कुछ मिस हो जाए तो फिर अगर रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस है तो वो आप करो, दोस्तों से पूछो कि कुछ मिस तो नहीं हो गया है। और फिर उसके बाद बेसिक मटेरियल सॉल्व करो। मैम बता देती हैं कि आज ये क्वेश्चन कर लेना पैकेज में से, तो वो आज ही कर लो, जाते से ही कर लो सबसे पहले फुर्सत में। और फिर उसके बाद PY के सॉल्व करो सब्जेक्ट के। फिर उसके बाद तो सब जो बोल रहे हैं सिमिलर उसी टाइप पे ही है। मतलब टेस्ट जो आ रहा है वो करते जाओ। भले ही आपका टेस्ट कुछ छूट जाते हैं किसी बच्चों के टेस्ट, लेकिन फिर वो बाद में भी दे सकते हो आप। एक्सेस सर से बोलोगे आपको दे देंगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। टाइम पे कर दो, भले ही आपके मार्क्स कम आ रहे हो। वो टेस्ट मिस्टेक कॉपी बना लेना, उसमें आपको जो भी क्वेश्चन ट्रिकी लग रहा हो या जो टफ हो सीरीज़ में, वो आप उसमें अच्छे से कर लो उसका सॉल्यूशन। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट है अनुराग। तो देखो, आपने जो एक्सपीरियंस किया वो बताएंगे, आपके पास जो भी कंटेंट है उसके साथ में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कई बार बच्चे जो है ये फील करते हैं कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपरेशन के दौरान होता क्या है, एक सब्जेक्ट हुआ। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी जब मैं महसूस करता था, अब एक सब्जेक्ट हुआ, उसका टेस्ट हुआ, अब फुल टेस्ट भी आने वाला है, तब तक दूसरा सब्जेक्ट अभी C चल रहा था, अब फिर DSC आ जाएगा, फिर C का फुल टेस्ट। ऐसे होता है ना। तो इस चीज़ में कैसे बैलेंस करें। और कभी कभी कुछ पोर्शन रह जाता है, क्योंकि सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग है। किसी का टाइम में कभी ये टॉपिक हो गया तो कुछ रह गया। तो इस चीज़ को कैसे कवर करते थे, और आप इस अपना एक्सपीरियंस के साथ बताइए। तो एक्चुअली में मेरा एक्सपीरियंस और सर का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी को रिलेट करता है, क्योंकि मैं टायर 3 कॉलेज से हूँ जहाँ पे 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। तो वो चीज़ मैनेज करना गेट के साथ में इनिशियली 1-2 महीने बहुत टिपिकल था और बहुत कुछ छूट जाता है, अग्री। बट कभी भी जैसे अगर कुछ टॉपिक छूट गया तो उसको सैटरडे संडे पे कवर कर लो। और अगर लाइक पूरा सब्जेक्ट ही छूट गया ड्यू टू एनी रीज़न, लाइक हेल्थ इश्यूज़ हो गए या घर में कुछ प्रॉब्लम है या इच्छा ही नहीं हुई कोचिंग आने की, तो सारी चीज़ें होती है। तो एट दी एंड होता ये है कि आपको अगर पूरा सब्जेक्ट छूटा है तो उसको मैम जो पढ़ा रही है उसके साथ में कवर मत करो। मैंने लास्ट ईयर यही गलती करी थी, इस बार नहीं करी। तो जो आपका छूट गया है उसको एक बार मैम का पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में करो। उसको मतलब थोड़े टाइम के लिए स्किप कर दो वो सब्जेक्ट को। आपको लगेगा कि मेरा बैकलॉग है, मेरे को क्लियर करना है, लेकिन मैम का कोर्स नवंबर तक ख़त्म हो जाता है। नवंबर से दिसंबर के बीच में आपके पास काफ़ी टाइम होता है, मतलब 1 महीना आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है और बैकलॉग्स क्लियर करने हैं और रिविजन करना है। दिसंबर से मेरे हिसाब से आप लोगों को मॉक टेस्ट या लाइक फुल लेंथ PYQs और ये सब चालू कर देना चाहिए। और रही बात मिस्टेक्स की, तो
मतलब लोग करते हैं कि कॉपी में मिस्टेक्स लिख लेते हैं या दिमाग में रख लेते हैं, दिमाग में एक दिन रहता है, कॉपी में 4 पन्ने बाद भूल जाते हैं कि कहाँ लिखा था। तो मैंने क्या करा, मेरे मतलब लास्ट ईयर मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मेरे को, मेरे भैया भी हैं वो, तो उन्होंने मेरे को आइडिया दिया था कि एक डॉक्यूमेंट बनाओ, वर्ड डॉक्यूमेंट, और उसको डेस्कटॉप पे डाल के रख दो। जैसे ही लैपटॉप खोला वो मिस्टेक्स का डॉक्यूमेंट दिखेगा, हर टेस्ट के पहले वो रिवाइज करके फिर टेस्ट दो। थैंक यू। समझ रहे हो ना, सिर्फ लिख करके नहीं रखना है। बोलो सर हम तो लिखते नहीं, लिखने की तो बाद में देखो, लिखना भी है और साथ में चाहे तो डॉक्यूमेंट्स में लिखो तो बेस्ट है, जैसा कि बताया बेस्ट सॉल्यूशन है। साथ में उसका एक उत्तर होना चाहिए, अच्छा सॉल्यूशन होना चाहिए कि अगर मैं क्वेश्चन पढ़ने में मेरा मिस्टेक हो रहा है कि जल्दी जल्दी में कुछ नॉट ट्रू नहीं पढ़ा, कुछ डेटा जैसे आशीष सर के क्वेश्चन जो होते हैं जैसे कंप्यूटर नेटवर्क के, अब उसमें ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि आपका जो यूनिट होता है, यूनिट को हम ध्यान से नहीं देखा, जीबी है तो एमबी पढ़ लिया, कुछ ऐसे जल्दी जल्दी में, तो छोटी छोटी मिस्टेक होती है। उसको अभी क्योंकि सबका अलग अलग मिस्टेक होगा, तो आपका जो मिस्टेक है उसको आपको उस पर काम ये करना है कि उसका एक उत्तर होना चाहिए कि इसका क्या आंसर होगा, कि क्या इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। एक मैंने सिली मिस्टेक भी बताया, ऐसे आपके कंसेप्चुअल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स जो मैंने देखा है बच्चों के साथ कि कई बार बच्चे कुछ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते, सोचते ही रह जाते हैं, बोलते मेरा तो हो ही नहीं सकता गेट में, खुद ही निर्णय भी ले लेते हैं, पढ़ाई भी करने, सर मेरा हो ही नहीं सकता, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया है, ठीक है सर मैं क्या करूँ अब, ऐसे परेशान हो जाते हैं। उस बच्चे के लिए प्रांजल तुम बता दो कि क्या क्या किया जा सकता है उसके लिए, बाकी तुम अपने एक्सपीरियंस में से। थोड़ा बहुत भरोसा तो रखना ही पड़ता है, बाकी सर ने तो सही बताया कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। तो मुझे सबसे मेन चीज़ जो लगी वो यही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कई बार नहीं पढ़ता था बिल्कुल भी दिन में, फिर उसके अगले दिन मैं उसको कवर करने का ट्राई करता था, तो भी उतने अच्छे से नहीं हो पाता था। तो एक बार मोमेंटम ब्रेक होता है तो फिर इतने अच्छे से हो नहीं पाता है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। मैंने तो यही है सर। ओवरथिंकिंग से कैसे बाहर? सर इतना सोचा ही नहीं था। तो सोचा ही नहीं था। और कौन आ सकता है? प्रॉब्लम हाँ कौन, ये दिशांत बोलना चाह रहे? यस बोलो। सब्जेक्ट का डाउट अभी नहीं बताएंगे ना। हाँ सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपको आपकी रैंक के लिए। मैं चाहता हूं एक बार सभी ताली बजाएं। इसमें ये चीज मेरे को एक कपल ऑफ डाउट्स है। पहला तो क्या आपने अपने दिमाग से पूरा प्लेसमेंट को बाहर निकाल दिया था, मतलब फुल क्लियर की यार प्लेसमेंट करना ही है। दूसरा आपने आप फोमो को कैसे रेजिस्ट करवाया कि यार सबके प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, कोई हैकेथॉन जीत रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है इसका सोर्स है वो है लिंक्डइन। जैसे ही लिंक्डइन खोलो वैसे ऐसा लगता है कि यार बहुत ही पीछे जा रहा है अपन तो। एंड थर्ड इज जो सबसे मेन है, बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आपने अपने फैमिली को कैसे कन्विंस करा कि नहीं मैं सही में कर लूँगा, क्योंकि जितना हम लिंक्डइन देखते हैं उतना ही वो भी अपना व्हाट्सएप देखते हैं कि इतने दोस्तों का हमारा प्लेसमेंट हो चुका है। तो पेरेंट्स को कन्विंस करना इज दी मोस्ट डिफिकल्ट मेरे हिसाब से। यस मैं आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट समझ गया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये सच में बहुत ज़्यादा आता है कि अपने आसपास के दोस्त प्लेस्ड हो रहे हैं, प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं। ये एक ऐसा लालच है जैसे मान लो आपको एक बहुत बड़ा फीस्ट है जिसमें बहुत सारे चीज़ मिलने वाले हैं, पर एक छोटा सा चीज़ है जो आपको मिल रहा है फ्री में, तो अब वो खा करके संतुष्ट होना है कि बड़ा गोल को लेकर के। तो जब बड़ा गोल अपने सामने होता है तो ये चीज़ें आपको कैसे अवॉइड करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। क्योंकि अभी क्या है ना, हमारा मन इतना ज़्यादा चंचल होता है, ज़्यादातर तो मैं ये देख रहा हूँ कि चंचल ही होता है। तो उस टाइम होता क्या है कि हम छोटे छोटे जो लुभावने आते हैं गेट के प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि एक बड़ा गोल है हमारे पास, आप समझ रहे हो, भारत की टॉप इंस्टीट्यूट में आप लोग जाने वाले हो, टॉप PSU में जाने वाले हो। तो इस छोटे गोल के जो आकर्षण है, वैसे आकर्षण और भी है, तो वो सभी आकर्षण से ठीक है, कैसे हम अपने आप को सेफ रखें, कैसे मोटिवेट करते हैं। एक मिनट, एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। अच्छा सर कुछ बताओ, सर आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन आपका था कि पेरेंट्स को कैसे वो करें, मतलब यहाँ पर मैं और मैडम ही ऐसे हैं जिनके बच्चे इतने बड़े हैं है ना, बाकी आशीष सर और बसंत सर सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। जो आपकी एज है उसी एज का हमारा भी बालक है। तो लगभग
मैं कहूँगा कि 80% पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, और आजकल बच्चे होते भी कितने हैं, तो बच्चों की बातों को पेरेंट्स एक तो समझते हैं। मैं 80% की बात कर रहा हूँ, 20% केसेस में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो कि नहीं तू तो ये कर ये कर ये कर, पीछे पड़ते हो। अदरवाइज मैं जहाँ तक समझता हूँ 80% केसेस में पेरेंट्स इस तरह से, आप अगर कुछ एक अच्छा हाई गोल लेके काम करोगे तो दे विल सपोर्ट यू, मतलब वो आपको किसी भी हालत में आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं बेटे कोई बात नहीं है। और उन केसेस में जब ड्यूरिंग द एजुकेशन आप कुछ साथ में करते हैं, मतलब जैसे ग्रेजुएशन कोई पास आउट है और वो अगर ड्रॉप लेके कर रहा है तो एक थोड़ा सा एक सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में अगर गेट की प्रिपरेशन या कर रहा है कोई, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स उसमें दिक्कत नहीं आती। तो वो तो ये सोच के खुश होते हैं कि मेरा बच्चा इसके साथ में ये भी कर रहा है। तो मैं नहीं सोचता कि पेरेंट्स को कोई दिक्कत इस मामले में, एज ए पेरेंट मैं ये सोचता हूँ कि कोई दिक्कत आनी चाहिए। वो लोग तो दे विल बी हैप्पी, अगर आप पढ़ रहे हो तो वो खुशी होंगे। तो यहाँ पे 2 टॉपिक्स की बात हो रही थी, एक प्लेसमेंट वाली और एक फैमिली से रिलेटेड। हाँ हाँ, तो सर जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमसे रैंक की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखते हैं, बट वो हमसे मेहनत की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो तो क्या तुम तुम्हारे 100% एफर्ट्स दे रहे हो? दिस इज़ द क्वेश्चन। अगर गिवन पेरेंट्स सपोर्ट, तुम्हें भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन था प्लेसमेंट रिलेटेड, तो एक टाइम के बाद ना कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से कि यार मेरी रैंक आ रही है अच्छी। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब तुम पढ़ोगे। मुझे भी यश टेक्नोलॉजी का इंटरव्यू कॉल आया था, बट मैं नहीं गया देने। क्यों नहीं गया देने? क्योंकि मुझ में वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं गेट में डिसेंट परफॉर्म कर लूँगा। मैंने उतनी मेहनत करी जितनी मुझसे हो सकती थी। फिर अगर मेरी 1500 या 2000 रैंक भी आती, मैं सेटिस्फाइड रहता, क्योंकि इससे ज़्यादा और मैं नहीं पढ़ सकता था। मैंने मेरा बेस्ट दिया। और बात रही अभी प्लेसमेंट लेके, अब तुम कोई सी भी कंपनी में जाओगे, MNCs तो हमारे कॉलेज में इम्पॉसिबल सा है आना, तो वहाँ पे तुम जावा डेवलपमेंट करोगे, मनोगे, ये सारी चीज़ें ChatGPT कर देता है। जो इंडस्ट्री में चल रहा है और जो फ्यूचर है इंडस्ट्री का, वो सब कहाँ पे सीखने को मिलेगा? IIT और NIT में सीखने को मिलेगा। तो एम भी और फिर उसको अचीव भी करो, इतने एफर्ट्स भी डालो, तो सब बैलेंस हो जाएगा। डेट्स माई पर्सपेक्टिव। रिवीजन कैसे करें? क्योंकि मतलब जैसे अब एक सब्जेक्ट चल रहा है, अब 4 दिन के बाद भूल ही जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि हम भूल गए हैं रिवीजन, हमें रिवीजन की नीड है, ऐसा मैम ने बोला था हमको भी। क्योंकि डिस्क्रीट हम अभी पढ़ते हैं, फिर उधर अक्टूबर तक या सितंबर तक उसका रिवीजन होता है, बट ऐसा नहीं होता है। हम जब उसको बाद में पढ़ेंगे, फिर से नोट्स पढ़ो, एक बार नोट्स पढ़ो बिल्कुल अच्छे से, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, जो तुमने ऊपर भी लिख रखा है, साइड में भी लिख रहा है, एक एक चीज़ें पढ़ो। पहली बार जब तुम रिवाइज करोगे कोई सा भी सब्जेक्ट, वो तुम्हें 5 घंटे लगेंगे, लगने दो। पर जब उसका तुम फिर से 2 दिन बाद रिवीजन करोगे, वो 5 घंटे रिड्यूस होके 1 या 2 घंटे में हो जाएगा। तो मल्टीपल रिविजन्स करो, तुम्हें याद है सब चीज़ें। अभी बस मैम को फॉलो करते जाओ। अभी हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे कोई से भी टॉपिक टेस्ट ना छूटे, ना फुल टेस्ट छूटे। मैम का सिलेबस कंप्लीट हुआ, उसके 1 वीक के अंदर हमारे ये सारे बेसिक टिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, ताकि तुम्हारा सिलेबस टाइम से ख़त्म हो जाए। जो भी स्टूडेंट, अगर मैं इंक्वायरी लेता हूँ तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि जैसे 26 की टेस्ट सीरीज़ है, आप क्लास के साथ में चले, और जो पिछले साल की 25 की टेस्ट सीरीज़ है, वो 4 महीने या 3 महीने बाद में जब सेकेंड टाइम आप जब सब्जेक्ट को उठाना चाहते हो, तो वो टेस्ट आप सेकेंड टेस्ट एज अ सेकेंड टेस्ट आप उसको उस समय पे दें। तो आप इस तरह की स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हैं कि उसको 3 महीने बाद रिवीजन में लेना ही है। भाई अगली बार नेचुरल है, जब पहली बार पढ़ा था तो जब अपने को पहली बार पढ़ा है तो 1 महीना लगेगा, लेकिन अगली बार पढ़ेंगे तो 2 घंटे 3 घंटे रोज़ देंगे, तो 7 दिन या 8 दिन में सेकंड सब्जेक्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। वो जो पहले पढ़ा था सब्जेक्ट, डिस्क्रीट जैसे मान लो अभी आ जाए डिस्क्रीट हुआ है,
तो डिस्क्रिट अब अपने को उठाना है अब मई में या जून में, तो उस समय पे 1 महीना थोड़ी लगने वाला है। उस समय पे अपने को निश्चित तौर पर 1 हफ्ता और हफ्ते में 3 या 4 घंटे रोज और 1 हफ्ते में, तो इस तरह से रिवीजन होगा। तो आप इस तरह से या और किसी के दिमाग में कोई अगर और चीज़ें, क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस हमारे पास होना चाहिए, हमको क्या सूट करता है आप अपने एंड पे देखिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोला हूँ तो यही फॉलो करो। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जो मेरा अनुभव, जो मेरा खुद का अनुभव नहीं है, मेरा अनुभव जो है वो बच्चों ने बताया हुआ अनुभव को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द लोगों ने या अधिकतर लोगों ने फॉलो किया और सक्सेसफुल रहे, तो मैं उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर किसी और का भी अनुभव टेस्ट को कैसे हैंडल किया जाए, हम रिवीजन के समय क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ प्लीज़ अगर आप लोगों के पास कोई अनुभव हो तो वो बताइए आप। सबसे पहले तो मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप सब लोग पहले अपना सिलेबस कंप्लीसन जितना जल्दी हो सके ना उस चीज़ पे ध्यान दो। एक बार अक्टूबर में या नवंबर में आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने सफिशिएंट हैं कि आप इतना रिवीजन कर लोगे कि मतलब नोट्स पलटाओगे ना तो वो चीज़ें अपने आप आपको याद आएंगी कि ये तो हमें आता ही है। तो सबसे पहले तो सिलेबस जितने जल्दी कंप्लीट कर सको वो कर लो। अभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दो कि रिवीजन नहीं हो रहा है या ये नहीं हो रहा है। जो यहाँ का शेड्यूल है ना, जो टेस्ट सीरीज है वो सारी टाइम से दो। अगर अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद रिवीजन के लिए काफ़ी टाइम आपको मिलेगा, तो उसके लिए अभी से इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। देखो ये जो बोला ना, ये इसको बहुत गहराई से समझना जरूरी है। जैसे आप जब बुकलेट सॉल्व कर रहे हो उस टाइम भी आपको मैम की कॉपी की ज़रूरत है। क्वेश्चन सॉल्व किया, मान लो 20 का टारगेट लिया, उसमें सॉल्व किया, आपको कोई चीज़ नहीं बन रहा तो तुरंत आप मैम की कॉपी देख रहे हो, वो भी एक रिवीजन का पार्ट है। टेस्ट देना है, टेस्ट की प्रिपरेशन से पहले एक बार कॉपी देख रहे हैं। ड्यूरिंग टेस्ट उस टाइम भी हम रिकॉल कर रहे हैं वो सारे कंसेप्ट को, वहाँ भी रिवीजन हो रहा है। टेस्ट एनालिसिस वहाँ भी रिवीजन हो रहा है। मतलब आप समझो, जब आप ये सारे प्रोसीजर को जो इन्होंने बोला ना फॉलो जब करते हैं, यहाँ रिवीजन चल रहा है। और सर ने जो कहा उस चीज़ को आप बाद में, जैसे सर ने बताया, वो लास्ट में फिर से आप 2025 का जैसे अभी 26 का दे रहे हो तो 25 वाला उस टाइम दे सकते हो। तो अभी इस तरह से कर सकते हो। अभी इसमें अमन है, दिशांत है, काफ़ी लोग हैं, अभिनव है, शिखा है। अभी सबसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो रह जाए वो बताना है ना। आ जाओ अभिनव बताएंगे अपने बारे में और एक्सपीरियंस भी बताएंगे। Myself Abhinav Nagar and I got AIR 724. I have studied from Get It Zeal. जो मैम का जो मैम ने जो शुरू में जो बातें बोली थी कोचिंग में आने से पहले कि आपको ये करना है, अपनी जो मटेरियल है उसको फॉलो करना है, टेस्ट सीरीज साथ में सॉल्व करनी है, वो मैंने सब फॉलो की और मेरे मार्क्स उतने आए जितने मैम ने बोले थे। मतलब ऐसा अगर अपन अपनी प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ऐसा कोई सी भी चीज़ नहीं जो कंप्लीट नहीं हो सकती, चाहे वो कोई सी भी एग्जामिनेशन हो। तुम कुछ समझ में आया एक एक करके? ये जो बात बोले किस, तुमको पता चल रहा है क्या बात बोलना चाह रहे हैं? बहुत ही गहरा पॉइंट है ये कि मैम जो बोल रहे हैं ना उसको बस एज इट इज फॉलो कर लो, काम हो जाएगा। मतलब तुमको ये भी पता है, कितना बड़ा पॉइंट्स बोला है अभिनव ना, कि आपको जितना क्लास में बताया जा रहा है ना उतना बस कर लो। एक्चुअल में हम उतना ही नहीं कर पा रहे अगर अपने आप को चेक करें तो समझ रहे हो ना। और ये सारी चीज़ें वही है, मैम का जो है वो सुपर सेट है, उसी में से सारे पॉइंट्स निकाल के सब बता रहे हैं। नेक्स्ट ये, अच्छा सूर्यांशी कुछ बोल रहे हैं। मैं मतलब एक पॉइंट बस ये ऐड ऑन करूँगी कि लोग क्लास में आते हैं तो ऐसा है कि क्लास में आके कॉपी नहीं खोलनी है, क्लास के जाने के बाद या फिर उसके नेक्स्ट डे मैम के लेक्चर से पहले भी कॉपी खोल के जितना मैम ने पढ़ाया है वो रिवाइज करो। थोड़ा रिवीजन की ज़रूरत आखिरी में कम पड़ेगी, मतलब उससे तुम चीज़ों को बार बार रिवाइज ऑलरेडी कर रहे होते हो। तो वो चीज़ मुझे लगती है कि थोड़ा लैग करती है बच्चों में, कि पहले लेक्चर में मतलब अभी आए हैं फिर नेक्स्ट डे आएंगे तो कॉपी भी नेक्स्ट डे खोलेंगे और यहीं आके रिवाइज करेंगे। तो थोड़ा टाइम तो सबको मिलता है, तो एटलीस्ट कुछ भी ना करो तो कॉपी तो रिवाइज कर ही लो ताकि हमारे जो बेसिक्स और थ्योरी है वो क्लियर हो जाए। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और अगर आपको इतनी भी आलस आ रहा हो तो 2 लोग का ग्रुप बना लो, 2 लोग आपस में आप लोग डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट है अमन अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और आप लोग प्रश्न भी पूछ सकते हो। गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पहले पूछ सकते हो, किसी को कुछ डाउट हो। किसी को कुछ पूछना?
मैं प्रीवियस क्वेश्चंस की उसमें कुछ ऐड ऑन कर देता हूँ फिर उसकी जगह, अगर किसी को डाउट नहीं है तो। जैसे कि रिवीजन के बारे में पूछा कि रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी करे, तो मैंने रिवीजन के लिए तो मैं शुरुआत में रिवीजन चालू करा तो मुझे डर रहता था कि मैं भूल नहीं जाऊँ, बाद में भूल नहीं जाऊँ, मुझे बाद में टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं इस बात से डरता रहता था। तो मैं रोज़ पूरी की पूरी कॉपी जितना पढ़ाते थे मैं क्लास में आने से पहले पूरा का पूरा कॉपी रिवाइज़ करता था। ऐसा करते करते जब कॉपी बहुत बड़ी हो गई तो रिवाइज़ करते करते मुझे लगने लगा कि ऐसे तो मैं कॉपी रिवाइज़ करता रह जाऊँगा। फिर मैंने ऐसा ट्राई करने लगा, फिर मैंने इसको बदला स्ट्रेटेजी को, फिर मैंने ट्राई करा कि मैं एक चैप्टर पिछला वाला और जो भी करंट टॉपिक चल रहा है और उसकी पिछला वाला टॉपिक रिवाइज करूँगा बस, मतलब क्यूमुलेटिव रिवीजन टाइप का। फिर उसमें भी थोड़ा टाइम लगने लगा जब एंड में, तो मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं इसमें इतना रिवीजन नहीं, आपको बस आप प्रैक्टिस कर ले तो आपको कुछ कंसेप्ट आ जाते हैं। आपको अगली बार बस वो क्वेश्चन रिवाइज करने पड़ते हैं, आपको थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ती है। लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अगर आप DSA वगैरह पढ़ रहे हो तो आपको थ्योरी इतनी जल्दी पढ़नी पड़ेगी, आपको कंसेप्ट आ जाते हैं, सॉल्व करने का तरीका आ जाता है। तो फिर आप उस सब्जेक्ट्स में आप बस एक बार रिवाइज कर रहे हो मैम के साथ साथ, लेकिन यहाँ जब भी आओ तो रिवाइज करके आओ। मैंने मैम ने ही शुरुआत में पॉइंट बोला था कि बिना रिवाइज करे कभी मत आना। मैंने ऐसे मंत्र मान लिया कि मतलब बस बिना रिवाइज करे कभी नहीं आऊँगा यहाँ पे। तो कुछ भी हो जाता था, रिवाइज करके आना है, एक बार तो कम से कम करके आना है। तो आप जब यहाँ पे आते हो तो आपको जो मैम आगे पढ़ाएगी वो जल्दी समझ में आएगा और आप उसको ग्रेस्प जल्दी करोगे। और सेकेंडली टेस्ट सीरीज से आप अगर ऐसा सोचोगे कि मैं शुरुआत में कई बार ऐसा सोचा कि पहले पूरा पढ़ लूँ, मुझे याद हो जाए, उसके बाद टेस्ट सीरीज दूंगा, बट इवेंचुअली टेस्ट सीरीज आपको याद करने में भी हेल्प करती है। आप बार बार जब आप 2 टेस्ट देते हो किसी चीज़ के तो आपको चीज़ें याद हो जाती है, टॉपिक। आप मिस्टेक्स करते हो तो आपको मिस्टेक याद हो जाती है। आप क्लास में भी जब मैम कुछ क्वेश्चंस देगी तो आप क्वेश्चन लिखने में टाइम मत बर्बाद करना, जगह छोड़ देना, आंसर ट्राई करना। मे बी आपका आंसर नहीं आएगा और आपको डाउट पता चलेगा, उसी वक्त मैम से पूछ लेना तो आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि एक इवेंट बन गया आपकी लाइफ में। वो इवेंट्स हमको जल्दी याद होते हैं बजाय कि हमारी नॉर्मल लाइफ के। 2 दिन पहले क्या खाया नहीं याद रहता है, लेकिन कुछ पार्टी में कुछ स्पेशल खाया हमने या किसी रेस्टोरेंट में गए तो हमको ट्रीट याद रहती कि हाँ आई हैव ईटन दिस। तो ऐसा ट्राई करना कि आप इवेंट्स बनाते रहो, तो क्वेश्चन पूछते रहो यहाँ पे, तो इवेंट बन जाएगा आपके लिए। मैं तो इधर आगे ही कहीं बैठ जाता था कि कौन मतलब डाउट्स पूछने में मैं कभी यहाँ पे डरता नहीं था। ऑलवेज कुछ ना कुछ मुझे कुछ भी आता था मैं हाथ ऊपर करके पूछ ही लेता था, 1 बार 2 बार, और मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती तो डेफिनेटली आपको समझ में तो आ ही जाएगा। कभी भी डाउट्स घर लेके मत जाना, बस इतना कर लोगे तो आप लोग आराम से यहाँ पे कर सकते हो। और बसंत सर मोटिवेशन तो दे ही देते हैं। थोड़ा परेशान भी करता हूँ मैं। तो देखो ये मैं तभी भी ऐड करना चाह रहा था यही चीज़ कि आप लोग ग्रुपिंग कर सकते हो, 2 लोग 3 लोग आपस में मैम से, क्योंकि आप हर क्वेश्चन कई बार मैम से हम नहीं पूछ पाते, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आपस में ग्रुप बना सकते हो और फिर आप क्या कर सकते हो, आपस में डिस्कस करोगे कई चीज़ें, वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो सकता है। नेक्स्ट है दिशांत एक्सपीरियंस भी बताएंगे, साथ में दिशांत NIT से हैं, कौन से ब्रांच? इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। कई लोग इसी से होते बोलते हैं हम CS से गेट नहीं दे सकते, आपके सामने एग्जांपल है, IIT जा रहे हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे कैसे इन्होंने ये डिसीजन लिया और इस जर्नी में भी इन्होंने बताएंगे क्या फील किया। हेलो, तो हाय गाइस, मेरा नाम दिशान विश्वकर्मा है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 622 आई है। तो आप लोग सोच रहे होगे यार 622 रैंक है तो कोई भी ले आएगा, मतलब अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ले आएगा। बट मैं बताता हूँ, मैं गया हुआ था इंटर्नशिप पे फरवरी टू अगस्त तक। मैंने ज़ील ज्वाइन किया अगस्त के बाद, तो बेसिकली आई हैड ओनली 5 मंथ्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 मंथ्स में मैंने 622 रैंक लाई है। एंड इसके पहले मेरा कोई प्रायर नॉलेज नहीं था एंड बस थोड़े से बेसिक्स अच्छे थे मैं मैथ्स और एप्टीट्यूड के, बाकी मेरे को 0 से ही चालू करना था। तो क्या मैं अपनी स्टोरी सुना दूँ तुम लोगों को? एनर्जी नहीं लग रही मेरे को, सुना दूँ क्या? चलो ठीक है। तो देखो गाइज, मैं जब पहले दिन आया मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं इंटर्नशिप करके आया, इवन मैंने PPO तक डिक्लाइन कर दिया था उसका ऑफर। तो मेरे पे ज़्यादा प्रेशर था कि अब मेरे को ही निकालना है। 24 पास आउट होने के चक्कर में मैं ड्रॉप ईयर था, जिससे सब बोले कि मेरे दोस्तों की प्लेसमेंट लग चुकी है एंड सब कमा रहे, तो मुझे भी वो एक फोमो वाला फैक्टर है जैसे आपने बताया। तो मैं आया, राजेश सर के पास आया, सर से पूछा कि सर क्या करना चाहिए। सर बोले निश्चिंत हो जाओ, 5 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस मुझे वही कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी कि कोई बोल दे कि आपका 5 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बस मुझे भी वही चाहिए थी। पहले दिन आया मैं, या तो फिर भी आधे बच्चे, उस टाइम जब मैं आया था तब पीछे तक बच्चे बैठे हुए थे। मैं वहाँ से सीधे निकल के आया, लोग सब मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं एकदम ऐसे मतलब हड़बड़ी में क्या करूँ चुपचाप पीछे आके बैठ गया।
क्लासेस चालू हुई और चल रहा था CSO का 3rd लेक्चर। पहले 2 लेक्चर होते तो नंबर सिस्टम समझ भी आता, अब पता नहीं ग्रे कोड्स पढ़ा रही है मैम, बाइनरी कोड्स पढ़ा रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। मैंने अपने पड़ोस वाले से पूछा कि भाई क्या चल रहा है, उसका रिएक्शन मेरे को भी नहीं पता क्या चल रहा है। तो फिर मेरे को समझ आया कि भाई ऐसा लगा कि मैंने गलत कोचिंग तो ज्वाइन नहीं कर ली, क्योंकि ये तो पहले से आ रहे हैं। फिर मैं गया, अगले दिन आया, इतनी सारी किताबें रख दी मेरे सामने, इतने सारे बेसिक मटेरियल, एडवांस मटेरियल अलग अलग। मेरी और मेरे को और डर लगे कि क्या करना है, भाई गलत तो नहीं ले लिया मैंने कहीं। बट फिर क्या हुआ, उस टाइम ना 2 बैचेस चलती थी, MWF और TTS। तो 2 अलग अलग सब्जेक्ट चलते थे, बट राजेश सर टोल्ड कि एक ही में अभी फोकस करो MWF में, और फ्राइडे सैटरडे 4 to 6 चलती थी एक और अलग से बैच। तो फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा था CSO, सेकंड सब्जेक्ट था मेरा TOC। अब उसको करते करते मेरे को लग गया 1 महीना, और इसके पहले जो मैम ने सब्जेक्ट कंप्लीट करवा चाहिए थे वो थे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया था, DSA कंप्लीट हो गया, सॉरी CN कंप्लीट हो गया था, OS कंप्लीट हो गया था। तो समझ लो जो मेजर सब्जेक्ट थे वो लगभग आधे खत्म हो गए थे, सिर्फ DBMS और आई गेस DSA बचा हुआ था, ऑफलाइन करना हुआ। तो मैंने सोचा क्या करूं, कैसे करा है, बट मैंने सोचा नहीं, चलते रहना चाहिए। जैसा आप बोलते हो ओवर थिंकिंग मेरे को बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब कि क्या मैं इन लोगों से आगे निकल पाऊंगा, क्या नहीं हो पाऊंगा। तो मैं देखता था, मैं वहाँ बैठा रहता था, मेरी वो फिक्स प्लेस बन चुकी थी। मैं आया, मैं देखता हूँ सब लोग बैठे हैं पर कोई डाउट्स नहीं पूछ रहा है। डाउट्स इज अ बेसिक चीज, मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको डाउट्स आएंगे ही, और आपको जैसे लगे सिली से सिली डाउट आप पूछो। तो मैंने हर बार ये सोच के आया कि आऊंगा तो एक अच्छा डाउट पूछूंगा। अब भले वो अच्छा डाउट एक सिली डाउट हो या लिटरली अच्छा डाउट हो, मैं हर क्लास में आके कोशिश करता था कि एक अच्छा डाउट तो पूछूं। उससे क्या होगा, जो मैं पहले पढ़ा था उसकी थ्योरी प्रिपरेशन वापस करके आऊंगा, और फिर मैम से मैं अच्छे क्वेश्चन पूछ पाऊंगा। तो ये मेरे को चीज़ ये हेल्प करी। फिर आगे बढ़ता गया 3 महीने हो गए और मेरे सिर्फ 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए थे। सिर्फ मेरे पास 2 महीने बचे थे, दिसंबर जनवरी। मेरा CN पूरा बाकी था एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी मेरा पूरा बाकी था। उस टाइम मैं गया आशीष सर के पास। आशीष सर से पूरी चीज़ें जो थी वो मैंने पूरी शेयर करी कि सर ऐसा ऐसा फील कर रहा हूँ, क्या मेरा गेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मेरे को तो पहले ये था कि रैंक तो छोड़ो, मेरे को ऐसा था कि IIT मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। मैं इतना डीमोटिवेट हो गया था। मैं गया सर के पास 1 घंटा बैठा, उनसे हर चीज़ शेयर करी जो मेरे दिमाग में आई थी कि सर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मेरे मतलब जो बैचमेट्स है वो इतने आगे निकल गए हैं। आई गेस राउंड 1 का टाइम था वो, जब राउंड 1 चालू होने वाला था, तब मेरे सब्जेक्ट्स काफ़ी कम हुए थे। तो आशीष सर बोले कोई नहीं, तुम करते रहो, बट ये है कि तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो मैं ऑफलाइन क्लासेस के साथ जो ऑनलाइन क्लासेस मिलती है वो भी देखने लग गया था। मुझे याद है दिवाली की छुट्टियां पड़ी थी 1 हफ्ते में, तो मैंने इतना घिस के पढ़ाई करी है कि 1 हफ्ते में जो 1.5 महीने का सब्जेक्ट DSA वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। मेरा ऐसा था कि अब तो पूरा ऑल इन जाना है, 100% नहीं 200% देना है मुझे। तो आशीष सर ने बोला ऐसा, मैंने बोला ठीक है चले, करते रहता हूँ, हो जाएगा। दिसंबर एंड आ गया, राउंड 2 के भी पेपर्स खत्म हो गए। मेरा कंप्यूटर नेटवर्क्स और डिजिटल लॉजिक अभी भी बाकी था। चलो डिजिटल लॉजिक तो इजी सब्जेक्ट है, वो तो सब कर लेते हैं, बट कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत टफ था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है। पर सर बोले कि तुम थ्योरी पे फोकस मत करो, जितना भी तुम सीखते जा रहे हो उसे अप्लाई करते जाओ। तो मैं बेसिक करता था, बेसिक के साथ मैंने अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखी PYQs। मैं साथ में PYQs भी करता रहता था। तो एक PYQs ही था जो मेरे को हेल्प करा, मेरे को लगा कंप्यूटर नेटवर्क से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और PYQs के चक्कर में ही मेरे सही हो पाए थे वो। तो PYQs प्लीज मत छोड़ना, और बाद के लिए मत छोड़ना, साथ में जैसे अभी तुम्हारा C प्रोग्रामिंग चल रहा है तो साथ में ही करते रहना। और ऐसे करते करते और भगवान पे भरोसा रखते रखते मैंने बोला अब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो दे आऊँगा। एंड मैं देख कर आ गया। उसके बाद मैंने रिजल्ट भी नहीं देखा, रिस्पॉन्स शीट भी नहीं देखी। 2-3 दिन बाद जैसे हिम्मत करके देखी, तब मेरे 59 मार्क्स आए थे। स्लॉट 2 था तो थोड़ा टफ था वो। अब ठीक है, जैसा भी हुआ मैं आया, उनने बोला अभी रिजल्ट का वेट करते हैं। एंड रिजल्ट में जब वो 622 जब मैंने रैंक देखी, बात मानो उससे बेटर फीलिंग मुझे अभी तक नहीं आई, इवन JEE में भी नहीं आई थी। तो बस यार खुद पे भरोसा रखो। मतलब मैं तो 3 चीज़ कहूँगा, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और हम्बलनेस।
ये 3 चीज अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम कितना भी लेट हो, कितने भी अंडर कॉन्फिडेंट हो, तुम कर लोगे। तो यही थी मेरी जर्नी। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो भाई, चिल होके बताया मैंने भी। किसी को नहीं? चलिए ठीक है। देखो डाउट किसको आते हैं? 2 लोगों को डाउट आते हैं, या तो हमको सब कुछ समझ में आता है या फिर हमें बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता। दोनों केस में हम डाउट नहीं पूछते। देखो आपके मन में कोई भी तरह की जो चैलेंजेज आ रहे बेहिचक पूछो। अभी आपके सामने है जो ये लोगों ने अनुभव किया है अपने जीवन में, इस पूरे 1 साल 1.5 साल का जो जर्नी है, आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट है शिखा, आप आइए। हाँ पूछेंगे, शिखा बताएंगे। आ जाइए शिखा। ये सुधांशु है, ये डाउट पूछेंगे, बोलो। जब भी हम रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं ना, तो समटाइम्स मतलब ऐसा होता है कि 15 मिनट में नहीं बैठ पाते, मतलब 2 से 3 मिनट में कैसे बैठ पाए, बस वही प्रॉब्लम हो रही है। मतलब वहाँ मतलब प्रश्न बोल देता हूँ, अच्छे लोग लाइव। तो वो चीज़ कैसे करें? यस, देखिए जो लोग यूट्यूब पे लाइव हैं तो प्रश्न है, और आप लोग भी जो यूट्यूब पे अभी लाइव अभी देख रहे हैं इस सेशन को, आपके मन में जो भी प्रश्न है हाँ ऑनलाइन चैट पे पूछ सकते हैं। तो अभी जो प्रश्न है कि एक स्टूडेंट का प्रश्न है कि वो बैठ ही नहीं पाता 15 मिनट से ज़्यादा, राइट? मोबाइल पे बैठ जाते हैं। एक सीटिंग में 2 घंटे 3 घंटे कैसे बैठ सके, है ना? मन नहीं लगता पढ़ने में। ऐसा हो रहा है कि अपन 15 मिनट से मतलब उठे जा रहे हैं, तो जो सिंगल सीटिंग है एक बार में वो नहीं हो पा रही। मेरा नाम शिखा यादव है, मेरी गेट AIR 452 है। और इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी जब मैंने 24 में अटेम्प्ट किया था। तब मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था और लिटरली मेरे से भी नहीं बैठा जाता था। मतलब एक लेक्चर लेने में मेरे को 2 दिन लगते थे। तो फिर मेरा रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। तो मैंने 25 में जब मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं ऑफलाइन ही लूँगी, क्योंकि ऑफलाइन में आप बैठे हो यहाँ पे, मैं उठ के नहीं जा सकते, 2 घंटे बैठे ही रहना पड़ेगा। और ऑफलाइन में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ती है। और फिर मैं घर पे पढ़ने का ट्राई करती थी तो मेरे से नहीं होते थे क्वेश्चन, बेसिक के भी नहीं बनते थे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे यहीं पे आके पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। मैं यहीं पे सेल्फ स्टडी के लिए आती थी, तो वहाँ पे मैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे एक सीटिंग में बैठ लेती थी। और डाउट आता था तो मेंटर्स रहते थे, तो इमीडिएट सारे डाउट सॉल्व हो जाते थे। और मैंने परेशान भी किया है सूर्यांशी को और आयुष को। और तो मतलब वो करना पड़ेगा आपको परेशान लोगों को। और आप एक ग्रुप बना लो तो ग्रुप में डाउट जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और आपको और कुछ पूछ सकते हैं? और हाँ, और डाउट का है कि हाँ, डाउट तो आपको पूछना ही पड़ेंगे। मतलब डाउट सभी को आते हैं, ये तो आपको, मैं इग्नोर कर देती थी डाउट। मुझे लगता था कि क्या है, रहने दो इसको, तो छोड़ देते हैं। और मैंने काफ़ी डाउट अपने इग्नोर किए, बट मैंने कुछ डाउट पूछे थे टेस्ट सीरीज के सर से, और उसमें से 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट गेट में भी आ गए थे। तो मतलब डाउट पूछो, क्या पता मैं और डाउट पूछती तो मेरे और क्वेश्चन अच्छे बन जाते। तो डाउट तो पूछना पड़ेगा। और टेस्ट सीरीज में मेरे दी ही नहीं टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग में, तो मैंने राउंड से देना शुरू करी थी, तो उसमें भी मैं सीरियस नहीं थी। तो मतलब मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आए थे अच्छे, तो मैं ऐसा सोचती थी कि टेस्ट ही टफ है। मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही है। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं खुद को PYQ से जज करूँगी कि वो मेरे से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो वो बन तो जाते थे पर टाइम बहुत लेते थे, मतलब टाइम मैनेजमेंट मेरा बिगड़ गया था। तो वही कि टेस्ट को फिर मैंने टेस्ट को ऐसे लेना शुरू कर दिया कि इससे तो मैं अब सीखूंगी, भले नंबर कितने भी आए। मेरे कभी ज़्यादा अच्छे नंबर आए नहीं, मतलब 50-45 के आसपास ही थे मॉक में, पर मैंने मान लिया था कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। मैंने घर पे भी बोल दिया था कि मेरे को IIT मिल जाएगा। तो मैं कभी डिमोटिवेट तो नहीं हुई, मतलब मेरे को लगता था मेरे से हो जाएगा। मतलब मेरे कुछ दोस्त थे जो ऑलरेडी IIT में हैं, तो मैं उनको बोलती थी कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे,
तो बोल रहे हमारे भी नहीं आते थे, तो मुझे लगा नहीं आते होंगे पर बच्चों के आते थे, मतलब बहुत सारे टॉप 10 में। तो बाद में मैंने फिर रिजल्ट देखना भी बंद कर दिया वो सारी चीज़ें मत करो जिससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। हाँ, मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान PYQs पे और मैम के नोट्स पे दिया था, तो मतलब आपको नोट्स तो देखना ही पड़ेंगे, मतलब और मैंने मान लिया तो बस इतना ही पढ़ना है, मतलब मैं वो ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ सकती कि ये भी करना है ये भी करना है। मैंने गो क्लासेस का एक टेस्ट दिया था, फिर मैंने सोचा नहीं मेरे से ये भी नहीं होगा तो मैंने खुद को बहुत लिमिट कर दिया था कि मैं इतना ही पढ़ूंगी पर इसको अच्छे से पढ़ूंगी। फिर भी मैंने टेस्ट में थोड़ी गड़बड़ कर दी है, तो वो आप मत करना, मतलब टेस्ट तो अच्छे से ही देना, मतलब राउंड से मतलब सीरियस हो जाना टेस्ट के लिए। मैं मॉक में जाके थोड़ा बहुत हुई थी और और कोई डाउट है आप लोगों को? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि देखो किस तरह से लेना है हमको टेस्ट को, कि मार्क्स कम आ रहे तो घबराना नहीं है, पर इसका मतलब नहीं कि ये पढ़ नहीं रही थी रेगुलर। इसको मैं देखता था स्टडी रूम में हमेशा रेगुलर, कोई नहीं दिखते थे, ये और इनके ब्रदर नीचे सर बोल रहे हैं सुबह 11 से 8 बजे तक रेगुलर, मतलब ये सिंसियरली सिर्फ क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे थे, स्टडी रूम में भी सिंसियरली दिखते थे, और ये लोग को जो भी डाउट आता था आते थे, हमेशा इंटरेक्शन में रहते थे और खुश रहते थे, क्योंकि खुश रहना भी चाहिए। 2 खुशी तो आपको हमेशा याद रखना है, 2 पॉइंट। पहला, आप गेट की तैयारी कर रहे हो, दूसरा गेटेड जिल से तैयारी कर रहे हो, ये 2 तो खुशी आपको होना ही चाहिए। अरे आप सोचो इसको, सच में ये मजाक नहीं, ये सच्चाई है। बहुत कम लोग इस पूरे भारत में, भारत के साथ और भी देश है जो गेट की एग्जाम में आते हैं, जो गेटेड जिल से पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं बता रहा हूँ, मेरी हालत भी ऐसी ही थी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था गेटेड जिल के पूरे सिस्टम पे। मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ से पढ़ा था, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखना। नेक्स्ट जो है, ये आप अपना परिचय देंगे, अच्छे से बताइए अपना अनुभव। हेलो, माय नेम इज़ एकता सिंह। मेरे यहाँ पे स्टार्टिंग में तो प्रिपरेशन सही चल रही थी, टेस्ट में भी मार्क्स अंडर 5 तो आते ही थे, बट CN के बाद मेरा बैकलॉग बहुत बढ़ता गया, बिकॉज मुझे वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से बैकलॉग की वजह से टेस्ट भी देने कम हो गए, उसकी वजह से एंड में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। तो फिर अगर किसी को भी किसी भी टॉपिक में या कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, तो जो भी टॉपिक यहाँ चल रहे हैं उसके ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑनलाइन वीडियोस आपको ऐप में मिलेंगे, तो या तो वो एक बार पहले से पढ़ के आ जाया करें, बाद में कर लिया करें, नहीं तो फिर एंड में टेस्ट में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे। और मैं क्योंकि मॉक ढंग से दे नहीं पाई, तो इसलिए मेरी फाइनली लाइक गेट में मेरे काफ़ी मार्क्स नेगेटिव में चले गए, तो फिर वो रैंक काफ़ी पीछे हो गई उसकी वजह से। सो आई थिंक जो भी बैकलॉग है उसको कवर करने की कोशिश करें, ऑनलाइन जो भी वीडियोस है ऐप पे देख के। और गेट के प्रिपरेशन में कुछ डिस्ट्रैक्शन रहा जिसकी वजह से प्रिपरेशन में कुछ प्रभाव पड़ा, कुछ ऐसा? सर डिस्ट्रैक्शन तो नहीं, डीमोटिवेट हो गई थी मैं, एंड एंड में अगर ऐसा है कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया है तो फिर टेस्ट देना मत छोड़िए, या तो कुछ टॉपिक छोड़ दीजिए, बट टेस्ट दीजिए, क्योंकि मैंने सिर्फ कोर्स कंप्लीशन पे ध्यान दिया था, उसकी वजह से मैं टेस्ट नहीं दे पाई थी। yes. तो वो बहुत ज़्यादा। देखिए ये एकता का जो एक्सपीरियंस है, इससे क्या शिक्षा मिलती है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो बच्चों के दिमाग में, कई सारे लोगों ने बताया भी, दिमाग में क्या है कि ये सब्जेक्ट जब पूरा हो जाएगा तब हम टेस्ट देंगे। दूसरा, एक लड़के ने फ़ोन किया मुझे, सर मेरे सारे सब्जेक्ट हो गए हैं, तो क्या क्या किया? मैंने पूछ लिया सब्जेक्ट कंप्लीशन होना मतलब क्या समझते हो? तो सर मैंने सारे लेक्चर देख लिए। नोट्स बनाए? सर नोट्स नहीं बनाए, मैंने सिर्फ उसको सुनते रहे अच्छे से। क्या लेक्चर कंप्लीशन है? चलो नोट्स बना लिए, बुकलेट सॉल्व नहीं किए, क्या सब्जेक्ट कंप्लीशन है? चलो बुकलेट भी कंप्लीट कर लिए, टेस्ट नहीं दिए, क्या सब्जेक्ट कंप्लीशन है? टेस्ट दे दिए, एनालिसिस नहीं किया, प्रिपरेशन करके नहीं दिया, PYQ नहीं किया, ये सारे काम चलते रहेगा। गेटेड जिल का जो सिस्टम बना है ना, ऐसा नहीं कि आपका एक बार में हो गया सब्जेक्ट फिनिश, ऐसा नहीं होता। ये इटरेटिव प्रोसेस है ना, अभी कुछ दिनों में आप लोग के स्टार्ट होने वाला है इटरेटिव। तो आपको ये देखना है, आपने जितना, अच्छा मान लो एक छोटा सा लास्ट में बोलना चाहूँगा कि आपका गेट का एग्जाम फिक्स है। कब? आज कौन सा डे है? 21 मार्च है। मान लो 25 को आपका गेट का एग्जाम है।
आप उस टाइम आप स्किप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, उसी दिन देना पड़ेगा। उसी तरह से समझो यहाँ के एक एक टॉपिक वाइज टेस्ट आपके गेट के एग्जाम के बराबर है। आपको बार बार यहाँ पे गेटेड जिल ऐसा व्यवस्था बनाया है, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि बार बार आप गेट के एग्जाम दो। पर अभी क्या छोटा गेट है, एक टॉपिक उठाया उसके लिए गेट दे रहे, गेट के जैसे ही देना है, उससे लर्न करना है। आप इसको समझो तो अब होगा क्या इसका फायदा कि जितना पढ़ा है उसमें हमको देना है, जितना सीखा जितना जाना उसमें अपना बेस्ट देना है। मान लो 25 में से 20 तक की क्वेश्चन हम कर सकते, तो उस 20 क्वेश्चन में हम कितना बेस्ट दे पा रहे हैं, और उस क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे जो पोर्शन मेरा रह रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना, थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं 1-2 दिन। लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे को मैं देखता हूँ, ये कई सारे स्टूडेंट के साथ मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं। तो थोड़ा इसको सीरियसली ले, जो इन्होंने कहा पूरा सब्जेक्ट सारे हो जाएंगे तब टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं सोचना। दूसरा, दिमाग में ये होता है कि लोग क्या कहेंगे ये रैंक आया, तो ये सारे थॉट को लिख लो। हमें लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो लोगों को सोचने दो। हमको ये सोचना है कि हम और क्या इंप्रूव कर सकते, हम और क्या बेस्ट दे सकते। ये पूरी जर्नी में ये इटरेटिव प्रोसेस चलने देना। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है जो मैंने इससे एकता से मैंने समझा है कि रियली सब्जेक्ट कंप्लीशन के पीछे इतना भी ज़्यादा टाइम मत देना कि टेस्ट ही छूट जाए, कि टेस्ट बहुत बड़ा पार्ट है। नेक्स्ट जो है आप लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं आज के सेशन का, और आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं कुछ ऐसा है ना, तो आप पूछ सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है ना, ये बाद में नहीं कि सर ये तो मैं पूछ ही नहीं पाया, पूछ लो। हाँ, पर्सनली भी बात कर सकते हैं, है ना, और मिल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आप लोग को किसी को कुछ बोलना हो एट द एंड लास्ट में? डाउट किसका? हाँ, तो ओके। आपने किस समय पे एडवांस बुकलेट शुरू करी? मतलब पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, मतलब सिंसियरली बताना, किसने करी? ये तो पूरा किसने एडवांस करी थी? तो हाँ, कौन सा आपके हिसाब से सही वक्त, मतलब ऐसा होता है ना कि प्रिपरेशन करने के बाद समझ आता है कि यार उस वक्त शुरू करी होती तो आज वो ज़्यादा इफेक्टिव होती। तो ऐसा कौन सा सही वक्त रहेगा कि यार जैसे रिवीजन, जो फर्स्ट रिवीजन हो जाए उसके बाद शुरू करना है, या ऐसा कुछ? मतलब मैं ओवरऑल ये बोलूँगी कि पहले तो बेसिक्स क्लियर करो। बहुत लोग ये होते हैं कि बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं और एडवांस में मूव कर जाओगे तो तुमको एडवांस में कुछ भी समझ नहीं आएगा। और एडवांस को इतना भी मत एडवांस लोगे, बहुत एडवांस होती है। लाइक हम लोगों ने मतलब इस साल की जो एडवांस बुकलेट बनी है वो स्पेसिफिकली ईजी बनी है। तो मैं तो ये कहूँगी कि पहले बेसिक्स पूरा सब्जेक्ट मैम पढ़ा देती है, या तो फुल टेस्ट के पहले अगर तुम्हारे पास टाइम है तो, अगर तुम्हें लगता है, या तो फिर फुल टेस्ट दोगे उसके बाद उसका एनालिसिस करोगे और तुमको लगता है कि यार नहीं ये वाला सब्जेक्ट मुझे नहीं आ रहा है, जैसे नेटवर्क या CSO, ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि लगता है कि यार नहीं होगा, तो फिर उसके लिए तुम एडवांस करो। सारे सब्जेक्ट कोई नहीं करते हैं, मतलब मैंने 4 सब्जेक्ट्स मेनली जो होते हैं नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, उनकी एडवांस करी है। तो मेरा तो ये था कि मैं फुल टेस्ट के पहले ही करती थी। सबसे पहले तो एक एडवाइस है कि एडवांस सीट को ऐसा नहीं कि सबसे पहले हमने लेक्चर करा और एडवांस सीट ही करने बैठ गए। तो सबसे पहले तो जो मैम पढ़ाती हैं उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ो, उसके बाद जो बेसिक सीट्स आपको प्रोवाइड करी जाती हैं उसको काफ़ी अच्छे से लगाओ। उसके एक भी डाउट आपके मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए कि कोई डाउट आपको आ गया हम नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछ रहा तो हम नहीं पूछेंगे। तो डाउट्स हमेशा एक भी डाउट आपका पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। उसके लिए आप चाहे यहाँ पे मेंटर आए फिर भी उनसे मतलब पूछते रहो। और उसके बाद PYQ सबसे अच्छे से लगाओ अगर आपकी बेसिक सीट्स क्लियर हो गई। PYQ के बाद टेस्ट सीरीज करो, और एडवांस सीट जब आपके सारे सब्जेक्ट हो जाए तो जो 5 सब्जेक्ट बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS, इन 4 सब्जेक्ट की एडवांस आप कर लो, क्योंकि इसमें मतलब आपका कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप एडवांस सीट सॉल्व कर लेते हो। इसके अलावा कोई नीड नहीं है ज़्यादा एडवांस सीट सॉल्व करने की। मतलब बेसिक कंप्लीट करने में बहुत जल्दी कंप्लीट होती है, एडवांस में तुम्हें इतने डाउट आएंगे कि तुमको लगेगा कि मैं 1 महीने डाउट ही पूछ रहा हूँ। मतलब 2 क्वेश्चन करें, मैं हर तीसरे क्वेश्चन में डाउट है, तो भाई डाउट क्लियर करना है और लगेगा टाइम। हो सकता है तुमको 1 महीना भी लगे। लाइक मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांस कंप्लीट करते करते मतलब 1 महीना लगा था, तो टाइम लगता है एडवांस में। पर यही है कि पहले बेसिक्स क्लियर करना, बेसिक्स फिर PYQs, मतलब जैसे मैम बताती है वो बेस्ट है कि पहले बेसिक करो, पहले फिर PYQ करो, टेस्ट सीरीज करो, टेस्ट सीरीज में टॉपिक टेस्ट करके एनालिसिस करो। फुल टेस्ट से पहले कर सकते हो एडवांस, तो मतलब वो थोड़ा बच्चे पे डिपेंड करता है। नहीं तो फुल टेस्ट में जहाँ गलती लगे कि नहीं वीक है सब्जेक्ट तो मैं एडवांस करूँगा, तो फिर एडवांस करना चाहिए। तो मतलब सब्जेक्ट खत्म होने के बाद करना चाहिए? हाँ, पूरा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद, क्योंकि उसमें कंसेप्ट मिक्स रहते हैं। मतलब कि ओवरऑल सब्जेक्ट्स जो तुमने पढ़ा है
दो तीन कंसेप्ट मिक्स आ गए। तो मतलब ऐसा नहीं कि मैम सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ा रही तो करो, सब्जेक्ट्स के साथ तो वैसे भी बेसिक होती है और PYQs ही हो पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये है, PYQs पे फोकस करना बस। एडवांस सीट के लिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि इस साल का सेट 2 कैसा आया था आप सबको पता होगा। तो एडवांस सीट यहाँ पे इसलिए सॉल्व करने के लिए बोलते हैं कि गलती से अगर आप सेट 2 जैसा पेपर आया था उसमें फंस गए तो उस चीज़ से बाहर निकल आओगे। तो इसके लिए मतलब एडवांस सीट अगर आपको सॉल्व करनी हो तो काफ़ी अच्छे से कर लेना कि अगर पेपर टफ आ गया उस केस में भी आप अच्छी रैंक ले आओगे। किसी ने करी और किसी को कोई डाउट पूछना है? तो मैंने कुछ नहीं किया, जो लोग किया है वो इनने किया है। मैं तो बस यहाँ पे 2 स्टोरी के ऊपर फोकस करना चाह रहा था। एक स्टोरी सौरभ की है और दूसरी स्टोरी दिशांत की है। एक 6 महीने का स्टूडेंट है और एक साल भर का स्टूडेंट है। दोनों ने एक चीज़ पे फोकस करा है, लगे रहो। क्या? लगे रहो, मतलब आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। आप यहाँ पे कुछ मकसद लेके आए हो, आपको उस मकसद के पीछे चलते रहना है। सुना? क्या करना है? चलते रहना है, ठीक है। तो ये 2 स्टोरी है सौरभ की। सौरभ के बारे में मुझे किसी स्टूडेंट ने आके कहा था कि सर सौरभ है जो पढ़ता रहता है। उसका ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। मेरा अच्छी बात है, पढ़ने दो उसको। वो स्टूडेंट ने आके मुझे कहा, मेरा ठीक है। अब एक उसका रिजल्ट है, उसका फोकस था कि सर मैं कोशिश करूं कि जल्दी कहीं ना कहीं से शॉर्ट ट्रिक की से सिलेबस कंप्लीट कर लूं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको समय लगता है, तो आप अपने आप को फाइंड करिए कि मैं किस जोन का स्टूडेंट हूं, ठीक है। फिर आप कोशिश करिए कि मैं उस चीज को फॉलो करूं। तो हमारे पास सौरभ अच्छा एग्जाम्पल है, जिसने पूरे साल कंसिस्टेंसी बनाई रखी, डेडिकेशन दिखाता रहे। और एक है जो 6 महीने से स्टार्ट करा था, वो भी है। पर आपको सिलेक्ट करना है कि किस जोन में आप जा रहे हो। सबसे पहले तो वो आप डिसाइड करिए कि मैं अगर यहाँ आया हूँ तो किसी मकसद से आया हूँ और मुझे थ्रू आउट लगे रहना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप लोग जिस जगह पे बैठे हो, सबसे पहले आपको 6 बजे यहाँ पर गेट की माता दिखती है, ठीक है। वो आपके सामने थ्रू आउट आपके साल भर आपके साथ रहेगी। सबसे बेस्ट एडवांटेज है आपके पास रूबरू होने का। आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो, आप किस तरह से अपनी मम्मी से पूछते हो वैसे पूछिए। जो तरीका है आपके पास पूछने का वैसे पूछिए, आपको हर तरीके में रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो जो बहुत अच्छा है आपके पास एडवांटेज कि आप यहाँ ऑफलाइन स्टूडेंट आए हो, आपके सामने 2 घंटे मैम पूरे समय रहती है। हम लोगों को तो 15 मिनट मिलते थे पूछने के लिए मैम से। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते थे, हम जाते थे मैम आपके पास कुछ समय है, 10 मिनट भी हमें मिल जाएगा मैम का, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप लोगों के पास 2 घंटे मैम प्रेजेंट रहती है। हम लोगों ने जितना भी सीखा है, आज जो भी इन बच्चों को गाइड कर पा रहे हैं, सिर्फ मैम की वजह से है। तो ये 2 घंटे का हमें अच्छे से यूज करना है। आज कॉलेज वाली बात नहीं कि कॉलेज में जो लेक्चर्स हमने पढ़ लिया, प्रोफेसर क्या पढ़ा के गया हमने सुना नहीं, तो ये नहीं करना है। यहाँ पे मैम क्या पढ़ा रही है, मैम से प्रश्न पूछो, दिल खोल के पूछो, ठीक है। सर आप कुछ कहना चाहिए? आप एक बात अच्छी से समझ लीजिए, द ओनली मोटो इज योर कैरियर, ठीक है ना। आप किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं, आप यहाँ पर, हमारा एक सिस्टम है, 8-10 लोग हैं, आप किसी से भी किसी भी तरह की बात करना, शेयर करना, कहाँ प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, कहीं डाउन हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग आएँ। हमें बहुत खुशी होगी अगर कोई हमारे पास आता है, तो हमारे लिए ये चीज़ होती है कि हम लोग किसी के काम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ही वो है कि आपको जितनी खुशी होती है ना, हमको भी उतनी खुशी होती है। आज कोई बच्चा, और मैं थोड़ा सा मतलब टू बी स्पेसिफिक, अगर कोई बच्चा अगर डिज़र्विंग है और उसकी रैंक नहीं आती है, तो जितना दुख उसको होता है ना, उसको उतना हमको भी होता है। तो
कम से कम आप अपने एंड पे एक बहुत अच्छा, एक जायसवाल करके एक लड़का था, मतलब वो IIT रुड़की गया था, क्या नाम था उसका? आयुष जायसवाल था। वो वैष्णव का था, क्या नाम था यार, ठीक है ना? तो उससे मैंने पूछा, मतलब यहाँ पर ही उसने बोला था, यहीं खड़े होके उसने बोला था कि बोले क्या मोटिवेटिंग था। तो उसने एक बहुत अच्छी चीज़ बोले जीवन में मुझे एक सिखाई उसने, बोले मेरी गलती नहीं होगी, अब गलती होगी तो भगवान की होगी। आप समझ रहे हो उस चीज़ को कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स में कोई गलती नहीं की, केवल खराब किस्मत ही मुझे मेरे रिजल्ट से रोक सकती है। सो आई रिक्वेस्ट यू, आप लोगों से, कि आप अपने एंड पे पूरी मेहनत करो, आपके एंड पर कोई भी कमी ना रह जाए, आप अपना 100% दो। गलती किसकी होगी? किसकी होगी गलती? भगवान की, मेरी गलती नहीं है। वहाँ जाके खड़ा भी होऊंगा ना तो बोलूँगा तेरी गलती है, मेरी गलती नहीं थी। तो इस लेवल तक उसने बहुत बढ़िया बात बोली। जीवन में बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। गलती मेरी नहीं है, मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए थे। सो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, ये एक लेवल का वो भी है, गीता भी पहुंच जाती है इसमें कि बोले नहीं मेरी गलती नहीं, तूने जो दिया वो लिया, मैंने अपने एफर्ट्स पूरे किए। तो आप लोगों से भी निवेदन है, पूरी मेहनत आप लोग करें, अपने एंड पर पूरा देने की कोशिश नहीं करें, दें, कोशिश नहीं, देना है, हमको करना है, टाइम निकालना है, एक्स्ट्रा टाइम निकालना है, जो कुछ भी करना है ग्रुप बना के करना है, आधा तू कर आधा मैं कर, नहीं होता है पूरा तो ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल है, 8 लोगों का ग्रुप है तो 8 लोग पूरे गए। वो जुबैर खान वाला ग्रुप था, कितने है ना, क्यों 7-8 लोग थे, कितने लोग थे उसमें? हाँ सब लोग थे, वो सभी एक साथ, मतलब उनने सबको एक दूसरे को हेल्प किया और सब लोग एक दूसरे को हेल्प करते हुए वो लोग आगे पढ़ के 7-8 लोग, कोई IIT खड़गपुर में, कोई ISC में, कोई IIIT हैदराबाद में, तो ऐसे वैष्णव के थे कुछ उसमें और कुछ 1-2 कॉलेज अलग थे। तो ऐसे ग्रुप आप फॉर्म करते हैं तो पढ़ाई में एक दूसरे को, उनका तो ये था कि 5 आज टेस्ट में जिसके सबसे कम नंबर आएंगे वो पार्टी देगा। तो अब आप सोचो कि सबसे पहले तो अगर आपने टेस्ट नहीं दी तो एलिमिनेट हो गए, आपको पार्टी देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में कम नंबर आए तो पार्टी देनी है। तो उन 7-8 लोगों ने ऐसा किया कि 8 लोग मिलके ऐसा काम करते थे और जिसके कम नंबर आते थे उसको पार्टी देनी पड़ती थी। हर हफ्ते तो नहीं दोगे ना, तो पढ़ोगे, एक दूसरे को हेल्प भी करोगे। तो प्लीज़ मेक योर ओन ग्रुप, 4-5 लोग अपने बनाओ, अपना ग्रुप बनाओ। और पता नहीं अब थोड़ा सा ये माहौल में पता नहीं, इसको भी पढ़ लूँ, उसको भी पढ़ लूँ, उसको भी पढ़ लूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट जो हम पढ़ाते हैं, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। डोंट लुक हेयर एंड देयर, बहुत सारे डिस्ट्रक्टिंग फैक्टर्स, बहुत सारे वीडियोस, ये वो पता नहीं क्या क्या आपके सामने आएंगे। ये आपका फॉर्च्यून है, आप किसके ऊपर ध्यान देते हो। आप अगर यहाँ पर रहोगे, अपने आप को सीमित रखने का बोल रहा हूँ, फैलाने का नहीं बोल रहा हूँ, इतना कर लो बहुत है। क्योंकि असीमित और सीमित कहाँ रहना है वो अपने हाथ में है। आप असीमित रहो, किसी गलत चीज़ में असीमित रहोगे तो क्या होगा। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जो मैडम पढ़ाती है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अभी तो मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी गेट इंडस्ट्री में मैडम से ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई नहीं है ही नहीं पूरे इंडिया में, जो 25-26 साल से लगातार गेट के लिए पढ़ा रहे है ही नहीं। आप मेरे को नाम बता देना, तो मालूम ही पड़ जाता है कि ये पूछेंगे कि ये नहीं पूछेंगे। आप पेपर उठा लो, पूरा पेपर स्कैन कर लो, पिछले 10 साल का पेपर स्कैन कर लो, 2-3 नंबर तो कोई भी कहीं से भी दे सकता है यार। किसी एग्जामिनर को बोल लगता है कि यार ये मैंने पढ़ाया था इसलिए पूछना चाहिए, अदरवाइज
कोई भी पेपर का कोई भी क्वेश्चन जो है वो बाहर से नहीं पूछा गया। एक आध दो नंबर तो यार हम छोड़ सकते हैं, मोर देन 95 नंबर जो हम क्लास में पढ़ाते हैं उससे बाहर नहीं पूछा जाता। 95 लाओ तो फिर उसके बाद में बाहर पढ़ना। कोई तो लेके आओ 95 नंबर, 95% मार्क्स, अरे टॉपिक टेस्ट में ही लेके आ जाओ, उसके बाद में बाहर पढ़ना। तो आप अपने आप को थोड़ा सा एक लाइन तक सीमित रखें, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था, जैसा भाई ने बोला था ना कि ओवर थिंकिंग का क्या सोल्यूशन है। एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जैसे मैंने भी अपनी जो ओवर थिंकिंग थी वो मैंने सर के साथ शेयर कर दी थी। तो तुम लोग को भी जो भी हो रहा है ना कि मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा या मेरा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, तो बस किसी के भी साथ आके वो चीज़ें शेयर कर दो। हमें यूजुअली क्या लगता है कि यार हमारा तो केस ही अलग है, हम सर हमारी चीज़ें नहीं समझेंगे या ऐसा है। तो मेरी बात मानो, तुम अकेले नहीं हो और तुम पहले भी नहीं हो। ऐसा पहले भी लोग आए हैं, उनके साथ भी हुआ है और उनको सोल्यूशन पता भी है। तो बस ये है कि तुम किसी से भी आके एकदम शांति से शेयर करो। मैं क्या करता था, 8 बजे आता था और बसंत सर से बात करता था जाके, और जैसे आशीष सर से बात की थी। तो बस यही है कि शेयर करो। तो किसी के और कुछ क्वेश्चन?